दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवान। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की सियासत में समय समय पर अलग अलग मोड़ आते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, इस तरह की बहुत सी चर्चाएं गर्म हुई। लेकिन 5 अगस्त को ये लोग इंतजार भी कर रहे थे और ऐसा समझ भी रहे थे कि 5 अगस्त को एक बड़ा फैसला कुछ हो सकता है, जब जम्मू कश्मीर को या तो स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है या फिर जम्मू को अलग से राज्य जो है वो बनाया जाए, यानी कि जम्मू रीजन को। ऐसे में क्या कुछ मानना है हमारे बुद्धिजीवियों का, और इस समय हम कर्नल एस पठानिया जी के पास मौजूद हैं। बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और काफी ज्यादा स्पष्टीकरण जो है इनके पास रहता है, स्टेट में चलते हुए राजनीतिक माहौल को देखते हुए भी, और सैनिक समाज पार्टी को भी ये रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। पठानिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू अजय, गॉड ब्लेस यू। जी सर, ये बहुत देर से चर्चा चल रही है स्टेटहुड को लेकर, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा भी किया था, देश की केंद्र सरकार ने वादा किया था एक समय बाद और उचित माहौल को देखते हुए स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन खैर, स्टेटहुड की लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या जम्मू और कश्मीर दोनों ही खित्तों को एक साथ जोड़ने के लिए समय समय पर बहुत सी बातें होती रही, लेकिन आपको लगता है क्या कश्मीर की वजह से जम्मू रीजन के लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी वो एक परेशानी से गुजर रहे हैं? इसमें स्टेटहुड की भी बात हो रही है कि जम्मू को अलग से, जम्मू रीजन को अलग से स्टेटहुड जो है वो दे देनी चाहिए। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए अजय जी, ये बड़ी पुरानी दास्तान है। 2008 में एक मुहिम शुरू हुई थी जिसमें लोग चाहते थे कि सेपरेट जम्मू बने, बाद में वो फ्लॉप हो गई, वट एवर मे बी द रीजन। अगर हम बात करते हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, और अगर आप यहाँ पे देखें कि शासन किसका रहा है 47 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे शासन रहा है कश्मीर सेंटर पॉलिटिकल पार्टी का। बीच में आप 3 साल छोड़ दीजिए जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था, और जम्मू के लोगों में ये भावना जो है वो पूरी तरह से मुखर के सामने आ चुकी है कि कश्मीर के जो शासक हैं वो पहले लद्दाख को और जम्मू को एज ए कॉलोनी ट्रीट करते थे, और वो अपने आप को सोचते थे कि वो शासक है यहाँ के, मारा जाए। तो डिस्क्रिमिनेशन, सबजुगेशन, ऑपरेशन और उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन इन दोनों रीजन का होता रहा। उसके बाद 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो लद्दाख को आज़ादी मिल गई कश्मीरी पॉलिटिशियन के चगुल से, लेकिन जम्मू के साथ अभी भी वही हो रहा है। और इससे जो बढ़ के जो चीज जम्मू के रीजन के लोगों को हर्ट कर रही है वो ये है कि डेमोग्राफिक जिहाद जो है वो उभर के सामने आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स हैं, इनका थ्रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरी अपनी जो एस्टीमेट थी वो ये थी कि शायद ये 60-70 हजार हो गए, लेकिन मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहता जी तकरीबन 2 लाख है। आजकल ये लोग हर जगह दिख रहे हैं। बिल्कुल। और कोई ठोस कदम ना सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट उठा रही है कि इस जैसी बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट के अंदर, जिसमें पाकिस्तान अपनी दखल जो है बनाए हुआ है, मिलिटेंसी को फैला रहा है, ये लोग कितने बड़े खतरा आने वाले समय में सामने आएंगे। उसके अलावा आप क्राइम देखिए और ड्रग पेडलिंग। तो ये जो समस्या है ये हमारी ना सिर्फ हमें बट हमारी आने वाली जनरेशन को भी तबाह कर रही है। तो इसका कोई ना कोई समाधान गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट में खुद उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था जब उनकी नई सरकार चुनकर आई थी कि रोहिंग्याओं को हम मरने नहीं छोड़ सकते। सर्दी के समय में जब सर्दियां पीक पे थी तो बयान दिया कि ऐसे हम उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। भाजपा ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, रोहिंग्याओं को लेकर इतने सालों तक केंद्र सरकार जो है वो बनी रही है, तो ऐसे में तब क्यों नहीं कोई फैसले उठाए गए? आपको लगता है कि मौजूदा सरकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है अभी भी रोहिंग्याओं के लिए? क्या वोट बैंक की राजनीति ये करने नहीं देती? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पार्टी हो, शासन में हो, शासन के बाहर हो, वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है ये सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं इनको जबरदस्ती वापस भेजते हैं तो इनका वोट बैंक जो है वो अफेक्ट होगा।
लेकिन जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है आप उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है। और आपने ये भी देखा होगा कि ट्रम्प जब शासन में आए तो उन्होंने कितने सख्त कदम उठाए हैं इसके लिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये इशू उभर के सामने आता है जब इलेक्शन हो रही हो, किसी स्टेट में चली जाइए, दिल्ली, झारखंड, एमपी, ये इशू उठाया जाता है, रूलिंग पार्टी कुछ लोगों को डिपोर्ट करती है, गुजरात बात ले लीजिए, और उसके बाद फिर वही डाक के 3 पात और ये सिस्टम चलता रहता है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो बहुत ज्यादा वोट सेंट्रिक एंड उसके अंदर जो पावर की चाहत है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो नहीं होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, बट नोबडी बिलीव्स इन दैट। इनके लिए पावर फर्स्ट और उसके बाद नेशन देखा जाएगा, अब खुद संभाल लेगा नेशन। सो ये बहुत ही बड़ी। अभी दूसरी हम बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया था, देखिए इस समय ब्लेम गेम चल रही है। जहां पर अपोजिशन पावर में है वो कहते हैं कि देखिए जी ये कैसे हो सकता है कि सेंटर जो है इन लोगों को परमिट कर रहा है। भाई बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं ना वो। और उसके बाद अगर आप देखें वेस्ट बंगाल के अंदर या और किसी स्टेट के अंदर इन लोगों के वोटर कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं, राशन कार्ड बन जाते हैं, ये सेंटर तो नहीं बना रहा ना। और उसके बाद आप मान लीजिए कि बांग्लादेश या वर्मा बॉर्डर से लोग उठ के यहाँ आते हैं, इनको कौन ला रहा है? ये हमारे लीडर है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे जो लीडर्स ऐसे हैं। उसके लिए मैं जनता को ही ब्लेम करूंगा क्योंकि आप ऐसे लीडर चुनते हो। जी, ये पठानिया साहब, आपने पहले हमने जब शुरुआत की बात की तो जम्मू को स्टेटहुड जो है वो मिलनी चाहिए। आपको लगता है क्या ये सिर्फ कह देना ही बहुत है, करने में और करने में बहुत फर्क है? क्योंकि जम्मू के लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि जम्मू के अंदर लीडरशिप नहीं है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज कहा जाता है, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या अन्य दल की पार्टियां हो, लेकिन जम्मू के अंदर एकमात्र बीजेपी थी। लेकिन बीजेपी से भी लोग काफी ज्यादा खफा जम्मू के अंदर हैं। और अब आपको लगता है कि जम्मू के अंदर जम्मू सेंट्रिक पार्टी ना होने की वजह से ये स्टेटहुड की मांग जो है वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती जाएगी? देखिए स्टेटहुड जो है वो डिस्क्रिशन है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का। उन्होंने वायदा किया था, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि जब माकूल समय आएगा तो उसे हम स्टेट देंगे। अभी आपने देखा है पहलगाम की इंसिडेंट हुई है। नहीं, जम्मू को अलग से स्टेट बनाने। जम्मू की जो स्टेट है उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। जम्मू का जो एरिया है अगर आप देखेंगे 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की पॉपुलेशन अगर हम 2010 की सेंसस को लेके चलते हैं तकरीबन 70 लाख से ऊपर होगी। कश्मीर का जो एरिया है वो तकरीबन 16,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और इन्होंने क्या किया कि सेंटर के अप्रूवल के साथ इन्होंने जब सेंसस हुई थी उसको फज किया, मैनिपुलेट किया। और इस समय की अगर 2010 की सेंसस की हम बात करते हैं, जम्मू के अंदर ये बताते हैं कि जो टोटल लोग हैं वो 53 लाख है और वहां पे 68 लाख है। 15 लाख का फर्क इन्होंने फजिंग और मैनिपुलेशन करके बनाया। क्योंकि उसके बाद जब आप ये 15 लाख आपको ज्यादा दिखाते हैं आप, तो आपको नौकरी भी उस हिसाब मिलेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन भी उस आधार पे होगी। तो ये एक बहुत बड़ी गेम खेली गई है जम्मू के लोगों के साथ। तो अगर अगर हम बात करें गोवा की, 3200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 17 लाख पॉपुलेशन है, फुल फ्लेज स्टेट है। और अगर आप देखेंगे कि अभी बड़ी स्टेट का रिवाज खत्म हो गया है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, उसके बाद आप आंध्रा में चले जाइए, आप बिहार देख लीजिए, आप उत्तराखंड देख लीजिए जो नया बना है अभी यूपी से निकल के। उससे क्या होता है कि आपकी जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत क्लोज आ जाती है। अभी इस समय अगर आप देखेंगे कि नौकरियों में ले लीजिए कश्मीर का दबदबा है, उसके बाद फंड्स एलोकेशन। लेकिन जम्मू के अंदर तो अभी इस तरह का वो माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी नहीं है जो जम्मू को अलग से राज्य का दर्जा दिलाए। एकजुट पार्टी थी और अंकुर शर्मा जी की वो थी, वो भी कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गई। अंकुर शर्मा नहीं था, उसके अलावा अगर आपने देखा तो लाल सिंह जी भी थे वहां पे। उन्होंने भी जम्मू डोगरलैंड की थी, हमने उनके साथ मीटिंग भी की थी। हमने और शिवसेना यूबीटी ने मिलके, हम पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। तो वो लोग चले गए, बारी बारी करके निकल गए। सैनिक समाज पार्टी स्टिल देयर एंड आई पर्सनली फील कि जम्मू के लोगों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि सेपरेट जम्मू बनाया जाए। मेरी जो रिकमेंडेशन है कि जम्मू और कश्मीर दोनों को यूटी का दर्जा दिया जाए और उसके बाद विद लेजिस्लेचर, उसके बाद जब चीजें आती हैं तो उसके अंदर बदलाव लाया जा सकता है। और जम्मू देखिए 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 10 डिस्ट्रिक्ट, 16,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 10 डिस्ट्रिक्ट।
जम्मू में एरिया के हिसाब से 6 डिस्ट्रिक्ट और बननी चाहिए, और जब इसके अंदर एडिशनल 6 डिस्ट्रिक्ट बनेंगी तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कोई कोताही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आप एक और बात नोट कीजिए, बीजेपी अपने आप कभी भी पावर में नहीं आ सकती जम्मू कश्मीर यूटी में, जब तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड है उसके साथ अलायंस नहीं करते। अगर कल को जम्मू सेपरेट यूटी बन जाती है, स्टेट बन जाती है, तो इसके अंदर पावर किसके पास जाएगी? बीजेपी के पास। और लोग पूछ भी सकेंगे। और इसके बाद आप और देखिए कि जब अगर हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, देखिए मिलिटेंसी की इस समय जो सिचुएशन चल रही है, खासकर पहलगाम के बाद, और ईद का जो नया चीफ आया आर्मी स्टाफ मुनीर, इसने ये जो जितनी भी इनकी तंजीमें हैं, लश्कर तोबा, दूसरी जो घूम रही हैं दाएं बाएं, टीआरएफ, ये इनको उसने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स डिक्लेयर किया है। आर्मी चीफ ने जो फील्ड मार्शल बन के बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में मिलिटेंसी में कमी आएगी? नहीं आएगी। तो आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार के दावे हैं या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के जो दावे हैं कि यूटी बनने के साथ आतंकवाद कम हुआ है, आतंकवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं, क्योंकि हर मंच पर भाजपा इस बारे में बात करती है, उपराज्यपाल इस बारे में बात करते हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में जब से यूटी जम्मू कश्मीर बना है, आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, इस तरह का देखने को मिलता है। लेकिन वहीं उमर अब्दुल्ला साहब भी ये कहते हैं कि उनके समय में जब वो स्टेटहुड के सीएम थे, उस समय में आतंकी वारदातें उतनी नहीं होती थी जितनी अब होती हैं। क्या लगता है आपको, इस पे राजनीति होनी चाहिए या फिर वाकई में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जिंदगियां कैसे सुरक्षित रहें? देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में, अगर आप डाटा लेके चलते हैं, फिगर लेके चलते हैं, तो उसके अंदर इट कैन बी जस्टिफाइड कि डेथ जो है कम हुई है, एनकाउंटर कम हुए हैं, फौजियों की जो शहादत है वो कम हुई है, ये सारी चीजें हैं, लोग जो पार गए हैं ट्रेनिंग के लिए, वो ये फिगर्स हैं, डाटा है। लेकिन अगर ग्राउंड पे आप देखें कि एपी सेंटर ऑफ मिलिटेंसी जो कश्मीर में था, जम्मू में शिफ्ट हुआ, और जम्मू की कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बची हुई थी जिसके अंदर ये वारदातें बार बार लगातार नहीं हो रही थी। तो ये एक क्या बोलते हैं उसके, डायनामिक्स इसके बड़े स्ट्रेंज हैं, और हमारे पास कुछ कमियां हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास फोर्सेस की कमी है, उसको बढ़ाया जाए। आपको लगता है सर तालमेल की कमी है, केंद्र सरकार की और आर्मी के बीच में तालमेल की कमी है? देखिए, केंद्र सरकार, और अभी इस समय अगर हम बात करें, ये जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्शंस हैं या इंटरनल सिक्योरिटी देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर, वो तो गवर्नर के पास है, चीफ मिनिस्टर का उसमें कोई रोल नहीं है। और सेंट्रल एजेंसीज और गवर्नर के अंदर कोई अगर गैप है तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है जिससे हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। हम इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी को क्यों नहीं सील कर पा रहे हैं, मेरे को नहीं पता चल रहा है। हम इनके जो लोकल सपोर्टर्स हैं, इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, इनके जो ओजीडब्ल्यू हैं, और सिंपैथाइजर जो गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और गवर्नमेंट के बाहर भी हैं, हम उनको काबू क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ पे कमी है? तो एक इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक छतरी के नीचे लाना पड़ेगा, और एक कंसर्टेड एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम बाउंड, जिसके अंदर जो भी आप पॉलिसीज लेते हैं उसके ऊपर अमल किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, और जहां सुधार की जरूरत है वहां पे सुधार किया जाए। अभी सर मॉनसून सत्र भी संसद का चला और उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सी बातें हुई। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि मौजूदा सरकार उस बात का श्रेय जरूर ले रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया उनको निस्तो नाबूद भारतीय सैनिकों ने किया है, और केंद्र सरकार पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी और देने में काम कर रही है और इंसाफ उन लोगों को दिलवाएगी जिन्होंने अपने लोगों को उस हमले में खोया। क्या लगता है ये राजनीतिकरण करके, लीपापोती करके उस चीज को कवर किया जा सकता है? जो 26 लोग वहां मरे थे, 26 फैमिली जो तबाह हो गई हैं, आप 3 मिलिटेंट को मार के क्या संतावना देंगे उनको, और क्या आप अपनी पीठ थपथपाएंगे? सवाल ये है कि जहां पे हमारे लोग लगातार पिछले कई सालों से, सिविलियन भी हमारे मर रहे हैं, फौजी भी शहीद हो रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी भारत की जो वीकनेस है वो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर एक कड़ा मैसेज था, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तौबा कर लेगा मिलिटेंसी से? बिल्कुल नहीं होगी।
वो ऑन द कंट्रेरी इस समय उनको चाइना की फुल सपोर्ट मिल चुकी है। बांग्लादेश उस ग्रुप के साथ अलाइन होता जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में ये घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का जो अनहोली नेक्सस है, ये हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालेगा। तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमें एक सिचुएशन विजुलाइज करनी पड़ेगी, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, जहां जहां करेक्शन की जरूरत है करेक्शन देनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है, तो क्या अब सैनिक समाज पार्टी का एक नेक्स्ट एजेंडा जम्मू को स्टेटहुड दिलाने का रहेगा? देखिए, स्टेटहुड नहीं, सैनिक समाज पार्टी स्टेटहुड के बिल्कुल खिलाफ है। सैनिक समाज पार्टी पिछले 6 साल से एक ही मिशन लेके चल रही है कि हमारा जो जम्मू रीजन है वो एक सेपरेट यूटी बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू रीजन के लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने जो आपके दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड जब बना था उसके अंदर 8 साल लगे थे और 90 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। तो ये फ्री मील तो मिलेगा नहीं। और आप ये मान के चलिए कि अगर कल को स्टेटहुड मिल जाती है और इस समय जो सारी पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है वो चली जाएगी ओमर के पास, जम्मू वाले रीजन को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और ऑन द कंट्रेरी इस समय मैं बात कर रहा हूँ डेमोग्राफिक जिहाद की, अगर ये ट्रिकल मोड में है, अगर कांग्रेस पावर में आ गई, एनसी पावर में आ गई, तो उसका फ्लड गेट खुलेगा जिसका हर्जाना जम्मू के लोगों को भेजना पड़ेगा। हमने 90 की जो कश्मीरी पंडितों को वहां भगाया उससे हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। जम्मू के लोगों को अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और ये काम जो है ये तभी हो सकता है जब लोग इसके लिए अपना मन बना लें और एक सेपरेट जम्मू यूटी या स्टेट की डिमांड करें, ताकि ये उसमें आप देखेंगे रोहिंग्या वाला खतरा भी कम हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो मिलिटेंसी है, बिकॉज मिलिटेंसी जो उन्होंने ऑपरेशन टोपैक शुरू किया था 89 में, वो कश्मीर सेंट्रिक था, और उसमें मिलिटेंसी को कम करने में भी जम्मू रीजन के अंदर उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, जो आने वाले समय में इट विल प्रूव टू बी गेम चेंजर। चलिए, तो दर्शकों जाहिर सी बात है जम्मू के अंदर लगातार ये होड़ रही है, ये मांग रही है कि जम्मू के लोगों को, जम्मू रीजन के लोगों को, जम्मू खित्ते के लोगों को वो हक मिले जो काफी अरसे से नहीं मिले हैं। जिसमें कि सबसे बड़ी बात करें तो जम्मू के युवा आज भी बेरोजगारी की कगार पर हैं। जम्मू रीजन के अंदर टूरिज्म अभी भी उस लेवल पर फ्लरिश नहीं हुआ है, और पिछले कुछ सालों में जम्मू रीजन के अंदर बढ़ता हुआ आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनकर जम्मू संभाग के लोगों के लिए खड़ा है। तो ऐसे में जम्मू संभाग को यूटी बना देना या स्टेट की बात जो कई लोग करते हैं वो कितनी ज्यादा कारगर रहेगी या उससे कितना ज्यादा फायदा होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार स्टेटहुड की मांग तूल पकड़ रही है, और ऐसे में राजनीतिक माहौल भी जो है वो गर्मा रहा है। फिलहाल इस वीडियो और इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार जी। देखिए, सैनिक समाज पार्टी इज फुली कमिटेड। हम चाहते हैं कि जम्मू के अंदर जब भी ये यूटी या स्टेट बनता है 3 प्रोविजन लाए जाए आर्टिकल 371 के अंदर। वो कौन से 3 प्रोविजंस हैं? सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर लोकल यूथ, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो रहा है, मैं अभी वहां गया था अरुणाचल में, मेरे को पूरा वहां पे पता है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ अवर लैंड बैंक, और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ अवर आर्ट एंड कल्चर। अभी 78 साल के अंदर हमारा जो डुग्गर चैनल है या जम्मू दूरदर्शन है वो शुरू नहीं हो पाया है। 78 साल के अंदर आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, नत्था टाप से लेके सनासर तक रोड नहीं बन पाई है। अभी जो 1100 करोड़ जो रुपया आया था उसमें अगर आप मुगल रोड को छोड़ दीजिए जो कश्मीर से कनेक्ट कर रही है, सारा पैसा वहां बना है, रोड वहां बन रही है, टनल बन रही है। जम्मू रीजन को क्या मिला? उसके बाद नायब तहसीलदार का एग्जाम देखिए जिसमें उर्दू का कंपलसरी पेपर कर दिया था, और वो भी जब बीजेपी उसको चेक कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हमें समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चुप हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सफरिंग के अलावा। तो जम्मू के लोगों को ये इसके ऊपर विचार करना चाहिए, बात करनी चाहिए, जहां जहां भी वो मदद कर सकते हैं इसमें मदद कीजिए, एंड लेट्स होप दैट गॉड विल बी विद अस। माता रानी की अगर मेहरबानी हो जाए तो शायद कल को सेपरेट ड्यूटी जम्मू बन जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ऐसे में ये मुद्दे जो हैं वो काफी समय से चल रहे हैं, और जैसे कि हमने बात की कि जिसमें कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जम्मू के रिलीजियस टूरिज्म को और बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और जम्मू के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
लाए जाए, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले और तरक्की भी हो। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बने रहिए नवभारत के साथ। थैंक यू।